नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। और आज महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई और वो खबर थी शरद पवार से संबंधित। बहुत समय से ये आकलन लगाए जा रहे थे कि क्या जो शरद पवार की पार्टी है एनसीपी, जिसको वो लीड करते हैं, क्या जो उनके विधायक छोड़ के उन्हें गए थे, जो नेता उन्हें छोड़ के गए थे, अगर वो वापस आते हैं तो क्या वो वापस लेंगे? हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा जा रहा था और इसी को लेकर के जो अंदाजे हैं वो ज्यादा लगाए जा रहे थे। और इस सबके बीच जो राजनीति गर्म थी वो थी संपर्क की राजनीति को लेकर के, क्योंकि तमाम बड़े नेता एक दूसरे के संपर्क में है, ऐसा कह के राजनीतिक रोटियां कह लीजिए या कह लीजिए तवा जो है गर्म किया जा रहा था। और अब आज शरद चंद्र पवार की तरफ से ये कहा गया है कि जो नेता वापस आना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि सबको बैन कर दिया गया है, कार्यकर्ताओं से बात करके, नेताओं से बात करके कुछ नेताओं की वापसी भी मुमकिन हो सकती है। तो ये जो गुंजाइश, जो संकेत दिए गए हैं, इससे बहुत बड़ी राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए और बात करने के लिए इस पर हमारे साथ महाराष्ट्र से एक सीनियर जर्नलिस्ट संतोष तिवारी जी मौजूद हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 पीएम महाराष्ट्र पे। संतोष जी, जैसा कि अभी मैं बता रहा था दर्शकों को कि अब पहले ये सब अंदाजा लगाया जा रहा था, आकलन चल रहा था कि अगर ऐसा होगा तो कैसा, ऐसा होगा तो कैसा। और आज जैसी खबरें आई हैं, शरद पवार की तरफ से एक बड़ा संकेत दिया गया है। तो अब यहाँ से महाराष्ट्र की राजनीति को कैसे देख रहे हैं आप? मनीष जी, अगर आपने शरद पवार का पूरा बयान सुना होगा तो उसमें तीन चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जो सूर्यकांत पाटिल जी थे, वो जो है वो शरद पवार गुट में शामिल हुए थे, जो कहीं ना कहीं अजीत पवार के साथ चले गए थे। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि शरद पवार ने ये नहीं कहा है कि मैं अजीत पवार को साथ में ले लूंगा। उनका ये कहना है कि अजीत पवार गुट के जो 18 से 19 विधायक हैं वो हमारे संपर्क में हैं और अगर वो यहाँ पर आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात वो भी कह रहे हैं कि जो पार्टी में रहते हुए उन्होंने पार्टी का लाभ लिया था और उसके बाद पार्टी के साथ बगावत की, ऐसे लोगों के बारे में हम कार्यकर्ताओं से बात करके जो है उसके बाद उस पर निर्णय लेंगे। तो कहीं ना कहीं शरद पवार जो है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वो महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य हैं। और उन्होंने तीन बातें जो कही वो बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तरीके से उन्होंने साफ कर दिया कि अजीत पवार को लेकर जो है अभी पार्टी के अंदर कोई भी इस तरह का मनोदशा नहीं है कि उनको हम फिर से अपने पास लें। दूसरी बात उन्होंने जो कही पार्टी का लाभ लेकर, जिसमें वो इशारा प्रफुल्ल पटेल की तरफ कर रहा है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल जो है वो जो है अजीत पवार गुट के साथ चले गए थे। तीसरी बात उन्होंने कहीं ना कहीं छगन भुजबल की तरफ भी इशारा किया है। 18 से 19 विधायकों के संपर्क में रहने का जो दावा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि अजीत पवार गुट जो है कभी भी जो शिंदे सरकार है, जो बीजेपी समर्थित सरकार है, उससे बाहर निकल सकती है। और कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट जो है वो राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रही है कि अजीत पवार जो है वहां पर अब कंफर्ट जोन में नहीं है, चूंकि उनको लोकसभा में भी उस तरह की सफलता नहीं मिली। और दूसरी बात की बीजेपी का एक हल्के का ये मानना है कि अजीत पवार के आने की वजह से बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि बीजेपी ने ही भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगाए थे। और जो वॉशिंग मशीन की बात बीजेपी के बारे में की जाती है, तो क्या वो वॉशिंग मशीन में आने के बाद भूल गए थे कि उनको वहां पर लाया गया? कुछ मामलों में ऐसा भी हो रहा है कि जैसे प्रफुल्ल पटेल के सामने ईडी की एक जांच चल रही थी, उसमें भी एक तरीके से सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन क्लीन चिट उनको मिल गई। कुछ ऐसे नेता भी थे जिनको क्लीन चिट मिल गई। तो इसको लेकर जो है जनता के अंदर जो संभ्रम निर्माण हुआ था, उसको लेकर बीजेपी भी अभी कंफर्ट नहीं है। शिंदे गुट के साथ वो भी कंफर्ट जोन में चल रही है, लेकिन अजीत पवार को लेकर जो है उनको जो जनता के सवालों का जवाब देना पड़ रहा है या कार्यकर्ताओं के सवालों का जवाब देना पड़ रहा है, उसको लेकर नाराजगी बीजेपी के अंदर भी है। और अजीत गुट भी ये जान रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, यहाँ तक कि अजीत पवार की पत्नी जिन्होंने सीधे तौर पर जो है सुप्रिया सुले को चैलेंज किया था, एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश थी कि शरद पवार के गढ़ में हम आपको हरा सकते हैं। लेकिन वहां जिस तरीके से उनकी जीत हुई और बाकी जगहों पर जहां पे भी अजीत पवार के लोग खड़े थे, वहां पर भी उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। तो एक नाराजगी पार्टी के अंदर भी है, और ये नाराजगी सिर्फ भाजपा के अंदर नहीं है, अजीत पवार के गुट के अंदर भी है। अब उनको ऐसा लगने लगा है कि अगर हम इनके साथ रहते हैं
तो विधानसभा चुनाव में जो हमारा बार्गेनिंग पावर है सीटों को लेकर वो किस तरह का होगा। तो जो भी विधायक उनके साथ गए हैं उनको ऐसा लग रहा है कि अब हम कंफर्ट जोन में नहीं है, और हो सकता है कि अजीत पवार ने जिस तरह से लोकसभा में समझौता कर लिया था बीजेपी और शिंदे गुट के साथ, अगर वैसा समझौता विधानसभा में भी हो जाता है तो हमारी जो सीट है वो जो है खतरे में आ सकती है। और यही कारण है कि शरद पवार ने एक तरीके से ये शतरंज की बिसात पर एक जो है खेल खेला है, और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अजीत पवार गुट में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ विधायकों की वापसी हो सकती है। और इसीलिए वो संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी विधायक जो है यहाँ से गए हैं, अगर वो आते हैं तो सहर्ष उनका स्वागत किया जाएगा। सहर्ष सबका भले उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा होगा। जी। अब संतोष जी, एक चीज और उनके बयान में जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि क्या है कि जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, यानी जो ऐसे नेता जो वाकई में मजबूत है, जो उन्हें भी लग रहा होगा कि अगर ये दूसरी पार्टी में रहते हैं तो चुनौती बन सकते हैं हमारे लिए, अगर ऐसे नेता वापस आते हैं तो फिर अपोजिशन तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा और शरद पवार की पार्टी और भी ज्यादा मजबूत दिखने लगेगी। कि जिस तरह से अभी दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से वो कभी किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, कभी मराठा आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो ऐसे करके तो वो एक एक करके फिर धीरे धीरे घेरते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए शरद पवार का जो कहना था वो यही कहना था, और मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि जो अजीत पवार की बगावत हुई थी उसमें उस समय जो है कई लोग ऐसा कहते हैं, कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शुरुआती दौर में शरद पवार की रजामंदी थी उसमें, उसके बाद वो जो है उन्होंने एक तरीके से संन्यास की घोषणा कर दी थी, लेकिन फिर उनको मनाया गया और उसके बाद कुछ दिनों बाद अजीत पवार ने बगावत कर दी। तो शरद पवार को एक तरीके से वो चैलेंज करने की कोशिश शरद पवार को लगता है कि की गई थी, और इसीलिए वो महाविकास आघाड़ी के साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शरद पवार अजीत पवार गुट में कई ऐसे विधायक हैं जो शरद पवार जी को अपना एक तरीके से गॉडफादर मानते हैं, और उनका अभी भी मानना है कि हम सत्ता में रहे, लेकिन सत्ता में हमको भागीदारी जिस तरह की मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। आप देखिए कि मंत्रिमंडल में भी इन्होंने जो है एक केंद्रीय मंत्री और एक राज्य मंत्री का पद मांगा था, लेकिन वो भी उनको नहीं मिल पाया। तो देखिए जब भी कोई विधायक या कोई भी सांसद किसी दूसरी पार्टी में या कोई बगावत करके जाता है तो उसकी एक अपेक्षा होती है कि उसको कुछ ना कुछ उसके बदले में मिलेगा, और वो देखने को नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में भी अजीत पवार गुट को बहुत अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, और शरद पवार गुट को अच्छी सफलता मिली। आप देखिए कि 10 में से 8 सीट जो है वो शरद पवार गुट जो है वो जीत के आया, और महाविकास आघाड़ी का भी परफॉर्मेंस जो है महायुति के मुकाबले बहुत बढ़िया रहा। तो इसलिए कहीं ना कहीं कसमकस जो है वो विधायकों के अंदर चल रही है, क्योंकि आने वाले 3 महीने के अंदर चुनाव होना है। जहां तक मेरी जानकारी है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में जो है चुनावी आचार संहिता लागू कर दी जाएगी, और अक्टूबर के लास्ट वीक तक जो है वो चुनाव होंगे, क्योंकि 8 नवंबर तक ही यहाँ का कार्यकाल है। तो ऐसे में विधायकों के अंदर जो है एक इनसिक्योरिटी जरूर आ गई है, और ये जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि कई सीटों पर जो है उद्धव ठाकरे गुट हो या शरद पवार गुट हो या फिर जो उनके सहयोगी हैं उनको तकरीबन 180 विधानसभा में जो है वो लीड मिलती दिखाई पड़ रही है, और ये उनके जो है मोराल को बहुत हाई कर रहा है। उनको ऐसा लगता है कि ये सही समय है, अगर इस समय जो है महाविकास आघाड़ी को मजबूती से रखा जाए, विधायकों को अपने पास लाया जाए, नए जो विधायक प्रभावशाली हैं उनसे संपर्क किया जाए, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो जनता के बीच में मजबूत लोग हैं उनको हम अपने साथ ले सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो जनता के बीच मजबूत लोग थे तभी वो विधायक बने थे। वो अलग बात है कि बाद में वो अजीत पवार गुट के साथ चले गए, लेकिन लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट था वो उसने कहीं ना कहीं जो है धक्का अजीत पवार गुट को दिया है, और वहां पे जो विधायक है वो वहां पे कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि शरद पवार को जो है भले तोड़फोड़ की राजनीति के लिए कुछ भी कहा जाए, लेकिन शरद पवार जो है वो तोड़फोड़ की राजनीति के बादशाह रहे हैं। सबसे पहले तोड़फोड़ की राजनीति महाराष्ट्र में अगर किसी ने शुरू की थी तो वो शरद पवार ही थे, और ऐसे में 18-19 विधायक अगर उनके संपर्क में है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव के पहले, मुझे लगता है कि अभी तो बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले कई विधायक जो है उनके खेमे में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर वो कंफर्ट जोन महसूस नहीं कर पा रहे हैं। संतोष जी, उनकी कई अलायंस पार्टी भी हैं, जैसे बहुत सारे दावे किए गए थे कि
जो यूबीटी ग्रुप है उनके भी संपर्क में बहुत सारे नेता हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब शरद पवार को देख करके उनकी तरफ से भी मन बदले, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी धन्यवाद देने के लिए एनडीए गठबंधन की तरफ से, तो पूछा गया था उनसे सवाल कि क्या जो लोग वापस आना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि देखेंगे। तो ये देखेंगे को किस तरीके से देख रहे हैं आप? और अभी जिस तरीके से शरद पवार की तरफ संकेत दिए गए हैं, लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से भी कुछ ऐसा किया जा सकता है? देखिए मनीष जी, क्या है, ये चुनावी मौसम है। आप समझ लीजिए कि एक तरीके से रणबिगुल बच चुका है यहाँ पर चुनाव में, और इस समय जो है राजनीतिक बयानबाजियां होती है। हर कोई ये दावा करता है कि फला विधायक मेरे संपर्क में है, फला इतने लोग मेरे संपर्क में है, और ये राजनीतिक का एक जो है वो एजेंडा ही है। क्योंकि अगर ये दावा नहीं करेंगे कि हम बहुत मजबूत हैं और हमारे साथ और बहुत लोग आने वाले हैं, तो फिर आपकी राजनीति कैसे आगे बढ़ सकती है। तो इस समय दावे जो है वो काफी किए जाएंगे। और ये भी आप समझ के रखिएगा कि आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर बहुत कुछ उछल कूद होगी, यहाँ से लेकर वहां तक। यहाँ के लोग वहां जाएंगे, वहां के लोग वहां जाएंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो लोग बगावत करके गए हैं, चाहे वो शिंदे गुट में हो या चाहे वो अजीत पवार के गुट में हो, वो अपनी सीट को सेव करने की पहले कोशिश करेंगे। और जिस तरह से अजीत पवार गुट हो या शिंदे गुट हो, वो ये चीज को जानता है कि जब बार्गेनिंग पावर की बात आएगी तो बीजेपी जो है, चूंकि वो केंद्र में सरकार में है, तो उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा होगी। और जिन सीटों पर हम दावेदारी करेंगे, वहां पर उनके कैंडिडेट्स भी दावेदारी करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि जो इंटरनल सर्वे चल रहा है, उसमें बीजेपी तकरीबन जो है 150 से 160 सीट जो है वो मान रही है कि हम इस पे परफेक्ट चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वहां पर हमारे लोग भी हैं, हमारे कार्यकर्ता भी हैं। तो अगर समझिए कि अगर इस तरह की स्थिति आती है, 40-42 लोग समझ लीजिए कि अजीत पवार गुट के साथ गए थे, उतने ही समझ लीजिए कि आप शिंदे गुट के साथ गए थे, तो 288 सीटें हैं। 288 सीटों में अगर ये लोग 50-50 की मांग करते हैं, तो 180 सीट जो है, 188 सीट वो बीजेपी लड़ने की बात करेगी। लेकिन दोनों पक्ष जो है वो 100-100 सीटों की बात करेंगे कि हम जो है 100 सीटों पे लड़ना चाहते हैं, वो कहेंगे। फिर वो बार्गेनिंग पावर जो है उनका, वो अजीत पवार गुट का इस समय काफी कम हुआ है। इसको मानने में कोई दो राय नहीं है। बल्कि शरद पवार का जो बार्गेनिंग पावर था महाविकास आघाड़ी के अंदर, वो अब बढ़ गया है, क्योंकि उनका रेशियो आप देखिए, 10 सीट वो लड़ते हैं और 8 सीटें जिता कर लाते हैं। और ये ऐसी सीटें हैं जो बड़े बड़े दिग्गजों को हराया है। आपको मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो कपिल पाटिल जो केंद्रीय मंत्री थे, वो भिवंडी से चुनाव लड़ रहे थे। वहां पर शरद पवार गुट के शरद पवार जी ने बालिया मात्रे जी को खड़ा कर दिया और उनको चुनाव जिता के लेके आए। आप पंकजा मुंडे की बात कर लीजिए, जो कि बहुत कद्दावर नेता मानी जाती है, उनको वहां पर उन्होंने अपने कैंडिडेट बजरंग सोनावने के जरिए हरा दिया। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स है, मतलब उन्होंने दिग्गजों को पटखनी दी है। तो अब उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो महाविकास आघाड़ी में काफी बढ़ गई है। और इसलिए लोग ये चाहते हैं कि अगर हम पवार जी के साथ भी चले जाएंगे, उनके पास सीटों का जो बंटवारा होगा वो उनके हिसाब से होगा। क्योंकि आप ये भी देख लीजिए कि उद्धव ठाकरे भी लोकसभा चुनाव में भले उन्होंने अपेक्षित सफलता हासिल की है, लेकिन इसका पूरा श्रेय जो है वो शरद पवार को जा रहा है। क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में जिस तरह से उन्होंने रणनीति बनाई, प्रचार किया, लोगों को साथ में रखा, तो ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। और मैं आपको बताऊं कि अगर विधानसभा चुनाव में रणनीति बनेगी तो शरद पवार की भूमिका जो है वो बहुत बड़ी रहेगी। और ये जो अजीत पवार गुट के नेता हैं उनको पता है, और इसलिए ये जो तोड़फोड़ है या जो उठापटक होगी ये होनी तय है। अब समय कब होगा ये अभी कह पाना मुश्किल है। जी जी संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, और महाराष्ट्र की राजनीति पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये संतोष जी थे। आज बातचीत थोड़ी संक्षेप में ही, शॉर्ट में ही रखनी पड़ी, क्योंकि समय थोड़ा सा कम था संतोष जी के पास। लेकिन बात कर रहे थे महाराष्ट्र की राजनीति पे, तो देखा आपने किस तरीके से इन्होंने बातें कही हैं। और आप देखिए कि जिस तरीके से शरद पवार की तरफ से आज जो संकेत दिए गए हैं, उसको देखते हुए महाराष्ट्र की राजनीति फिर से एक बार गरमा गई है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति जैसे जैसे विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक आते जाएंगे, वैसे वैसे और गर्माती जाएगी। अभी तो सिर्फ एक तरफ से संकेत मिले हैं, अभी कई सारी पार्टियों की तैयारियां जो हैं वो अभी जोर पर है। तो ऐसे बड़े बड़े झटके एक दूसरे को देने के वो चलते रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए 4 PM। महाराष्ट्र लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।